नमस्कार। अखंड एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपनी बायोलॉजी की इस क्लास में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है पाचन तंत्र, से नाम दिया गया। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो दो वर्ड हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। एक वर्ड है फूड, फूड को हिंदी में अगर बोला जाए तो भोजन कहेंगे। और एक दूसरा वर्ड हमने पढ़ाया है तुम लोगों को, न्यूट्रिशन, इसको बोलते थे पोषण। ये फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें कि फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। न्यूट्रिशन का मतलब भी अगर देखा जाए तो हम लोग जो कुछ खा रहे हैं अंदर जा रहा है, उसी न्यूट्रिशन मिल रहा है। और फूड भी खा ही तो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फूड हमारे पास जो है ये हमारे शरीर की भूख को मिटाता है। यानी अगर तुम भोजन को भी खा रहे हो तो भोजन खाने से क्या होगा, शरीर की जो भूख होगी वो खत्म हो जाएगी। यानी इसको अगर बोले तो कह सकते हैं टू सैटिएट द हंगर, यानी भूख को क्या करे, खत्म करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन क्या करता है, न्यूट्रिशन भूख को तो खत्म करता ही है न्यूट्रिशन से, लेकिन इसके साथ ही बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है। यानी न्यूट्रिशन क्या करेगा, बॉडी डेवलपमेंट। बात क्लियर है? अब जरा यहां पर ध्यान दें, फूड और न्यूट्रिशन। कोई अगर बोले कि हमें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, केवल फूड खाएंगे, तो अगर केवल फूड में सपोज केवल दाल खा रहा है, कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहा है, दाल खा रहा है, तो तुमको पता है दाल से क्या मिलता है, तुमने बताया था दाल से बेटा मिलता है प्रोटीन। केवल दाल ही दाल वो खाया जा रहा है, सिर्फ दाल, प्रोटीन ले रहा है, तो प्रोटीन से क्या होगा, उसकी बॉडी बनेगी, सोले और डोले उसके निकल रहे होंगे, लेकिन वो सोले डोले उसके किसी काम के नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी होगी नहीं, और गोले तो निकल आएंगे, एक कोने में पड़ा है। बोलो हाँ, यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब बॉडी की डेवलपमेंट के लिए अगर फूड की रिक्वायरमेंट है तो साथ ही न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब बात हमें यह समझ में आई कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उन सबका बेटा क्या होता है, डाइजेशन होता है। बोलो, और इस डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाँ, जो भी खा रहे हैं, क्या हम लोग खा रहे हैं, जरा देखो हम लोग खाते क्या हैं एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, और क्या खाते हैं, प्रोटीन को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, और क्या खाते हैं, फैट और विटामिन और मिनरल। बात क्लियर? अच्छा, कोई बताएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ भी खाते हैं उनमें से डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, या प्रोटीन का डाइजेशन होता है, या फैट का डाइजेशन होता है, या विटामिन का डाइजेशन होता है, या मिनरल्स का डाइजेशन होता है, या फिर इन सबका डाइजेशन होता है? तो क्या बताओ? पहला
आला सबका क्या होता है? डाइजेशन। ये बात पूरी तरह से गलत है। सबका बेटा डाइजेशन नहीं होता। इन पांचों में अगर हम बात करें तो डाइजेशन केवल और केवल सिर्फ 3 का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका डाइजेशन। यहां पर अगर हम बात करें तो नो डाइजेशन। बात यह आ रही होगी आखिर इनका डाइजेशन होता क्यों नहीं? इनका डाइजेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो होते हैं वेरी स्मॉल, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, डाइजेस्ट का मतलब हमने भी तुमको बताया, डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन को अगर हिंदी में बोले तो मतलब क्या होगा? टूटना होगा। तो तोड़ोगे किसे? जो बड़ा होगा। सपोज तुम्हारे घर में ईंट रखी हुई है, एक ब्रिक रखी हुई है, और दूसरी तरफ मोरंग रखी हुई है या सीमेंट रखी हुई है। तो मोरंग और सीमेंट के पार्टिकल हैं वो ऑटोमेटिक क्या है? बहुत छोटे छोटे। क्या उनको तोड़ने की जरूरत है? हाँ, क्या ईंट को तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए इनका डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब बेटा डाइजेशन किसका होगा? तो डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, डाइजेशन होगा प्रोटीन का, और डाइजेशन होगा फैट का। इज इट क्लियर? अब अगर ध्यान दो, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से मिलता है, प्रोटीन कहां से मिलता है, और फैट कहां से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या खाते हो तुम लोग? रोटी खाते हो? तो रोटी से तुमको क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और क्या खाते हो? दालें खाते हो? तो दाल खाते हो, दाल से क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। इसी तरह फैट कहां से मिल रहा है? घी खा रहे थे, यहां से क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है। अब बात यह है कार्बोहाइड्रेट हमको मिल गया रोटी खाने से। जब रोटी पेट के अंदर गई तो बना कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किसमें हो जाता है? जरा ध्यान देना, देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बना लेता है स्टार्च। क्या बनाता है? स्टार्च। और इस स्टार्च की बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। हिंदी में से क्या बोलोगे? मंड बोलोगे स्टार्च को। अब देखो स्टार्च क्या है? स्टार्च जानते हो क्या होता है? पता नहीं पता? स्टार्च बेटा है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। पॉलीमर समझ रहे हो? पॉली का मतलब होता है जहां पर कई सारी चीजें आपस में जुड़ती चली जाएं। जैसे हम इस दीवार की बात करें तो दीवार क्या है? एक पॉलीमर है। किसकी पॉलीमर है? ईंटों की एक पॉलीमर है। बात क्लियर हो गई? तो इसी तरह जो स्टार्च होता है पॉलीमर होता है किसका? ग्लूकोज का। तो अगर एक दीवार बेटा है तो दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी या एक ईंट ज्यादा स्ट्रांग होगी? दीवार ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो क्या होता है, ये स्टार्च टूटता है, ब्रेक होता है। स्टार्च कैसे ब्रेक होगा? कुछ हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, अभी आगे बात करेंगे एंजाइम कौन सी होते हैं। तो एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ये स्टार्च टूटेगा। अच्छा, दीवार अगर टूटेगी तो यहां से क्या निकलेंगी? ईंटें निकलेंगी। बोलो भाई, जिससे बना वही तो मिलेगा। इसी तरह स्टार्च किससे बना है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना है। तो ये जब टूटेगा एंजाइम के थ्रू तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। बात क्लियर हो गई? अब बेटा ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहां जाएगा? हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा। बोलो, ग्लूकोज किस में आ जाएगा? ब्लड वेसल्स में आएगा। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ग्लूकोज कहां पहुंच जाएगा? हमारी सेल्स में। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कार्बो ग्लूकोज की एक टाइप की एनर्जी है, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी ही तो चाहिए। अरे बोलो हाँ। तो ये जो एनर्जी है किसको चाहिए? हमारी सेल को चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए हमें अपनी सेल को क्या करना पड़ेगा? जिंदा रखना पड़ेगा।
तो ग्लूकोज की वजह से जो ग्लूकोज है ये किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा, सेल में पहुंच जाएगा। और अगर सेल हमारी जिंदा है तो हम भी क्या रहेंगे, जिंदा। बात क्लियर हो गई। अब बात यह आती है जो कुछ भी है इसका आखिर डाइजेशन होता कैसे। तो डाइजेशन होता कैसे, इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि डाइजेशन का मेन पार्ट होता है। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे, किसी को नोट करना है यहाँ तो कुछ भी नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, फिर हम आगे डेफिनेशन जरा बतानी है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन की आप डेफिनेशन क्या बताएंगे। इसका मतलब यहां तक हम लोगों को ये बात समझ में आई कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हैवी और कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेरी स्मॉल एंड सिंपल मटेरियल। भाई हमने रोटी खाई तो रोटी क्या है, एक हैवी मटेरियल है, तो जाकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज में। यानी डाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच हैवी एंड कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल एंड सिंपल मटेरियल। किसकी वजह से, थ्रू ब्लड वेसल्स, और इंटर किस में कर जाते हैं, हमारी सेल्स में। यानी अगर हिंदी में बोला जाए कि पाचन क्या है तो क्या बोलोगे, क्योंकि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी एवं जटिल पदार्थ, इसमें भारी एवं जटिल पदार्थ सिंपल और छोटे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब डाइजेशन क्या हुआ जरा समझिए। यहां पे तुम लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। डाइजेशन क्या है, देखो जरा, डाइजेशन इज दैट प्रोसेस digestion is that process in which heavy and complicated material digestion is that process in which heavy and complicated material converted into very simple material and reach, कहां पहुंच जाते हैं, in a cells by blood vessels। इज इट क्लियर। तो डाइजेशन को हम लोग समझ पाए। अब बात ये आती है कि जो डाइजेशन है एक्चुअल में होता कहां पर है। तो हमने बताया डाइजेशन जो है, रख कर दे, डाइजेशन हमारी बॉडी में कहां पर होगा, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन कहां पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इसे तो हिंदी में क्या बोलेंगे, आहार नाल। या इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। इसको जरा हम लोग एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा फिगर बना रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम ह्यूमन का पढ़ने जा रहे हैं, और ह्यूमन बनाना बहुत आसान होता है। बना पाते तुम लोग ह्यूमन? कुछ नहीं करना है। ह्यूमन बनाने के लिए सबसे पहले देखो, ड्राइंग वैसे हमारी भी ज्यादा अच्छी नहीं, कोशिश करते बनाने।
सबसे पहले 10 बना लो। 10 बनाने के बाद में हिंदी वाला 8 बना लो। 8 बनाना जानते हो? इंग्लिश वाला 8 तो ऐसे बनता है, ये हिंदी का 8 होता है। हिंदी वाला 8 बना लो। हिंदी वाला 8 बनाने के बाद में हिंदी वाला 6 बना लिया हमने। उसके बाद इसको क्या करो, एक कैप पहना दो। ये देखो इसने कैप पहनी। अब क्या करेंगे, फिगर आगे कैसे बढ़ेगा? तो फिगर आगे कैसे बढ़ेगा जरा देखो। यहां से हमने क्या बना लिया, फेरिंग्स बना लिया। अब क्या करते हैं, इसके थ्रू में बॉडी में हवा जाती है तो एयर ट्रैक बना दिया। एयर ट्रैक बनाने के बाद क्या बनाओगे, आगे होगा इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना दो। मतलब सांप यूं करके चल रहा है, ठीक है, और इसको इस टाइप से बेटा, ठीक है। इसके चारों तरफ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना दो। बहुत आसान है फिगर बना, देखते चलो, बना दो। ऐसे बना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में आता है फिगर बनाने को, कुछ ऐसे ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे ऐसे, कंप्लीट फिगर। अब देखो जरा इसमें क्या क्या फिगर में है। ये अगर हम बात करें तो दिस इज माउथ, और ये क्या हो गई, टंग हो गई। यहां पर एक टंग हो गई। टंग के बाद में अगर हम बात करें तो ये ईसोफेगस इसे बोला जाता है, ईसोफेगस। इसके बाद दिस इज एयर ट्रैक, ये एयर ट्रैक। यहां पर इसी पे बोला जाता है इपिग्लॉटिस। ये यहां पर स्टमक है हमारा, स्टमक। और स्टमक के बाद में ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या पाया जाता है, पैंक्रियास पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैंक्रियास। ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीवर हो गया। इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर बन गया। ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, या इसी को बिग इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। इसी को लार्ज या फिर बिग इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको बोला जाता है एनस। कुछ इस टाइप से पार्ट हमारे होते हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल में। अब जरा एक एक करके सारे फंक्शन को हम लोग समझने की यहां पर कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यू बना, पहले इतने आर्गन को समझ लें इसके अंदर, फिर अब एक एक करके बात करें। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दो बेटा, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे,
एक पार्ट हमने इसका बनाया जिसमें हमने रखा डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव ऑर्गन को, डाइजेस्टिव ऑर्गन में डिवाइड किया और इसके अदर पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड हिंदी में इसको बोलेंगे पाचन अंग और इसको बोलेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन अंग, पाचन ग्रंथियां। माउथ के हिंदी में बोलते हैं मुंह, टंग का मतलब जीभ, और ईसोफिगस को बोलते हैं ग्रास नाल हिंदी में, एयर ट्रैक को वायवीय रास्ता, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, गाल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, बिग इंटेस्टाइन का बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत, स्टमक को आमाशय बोलते हैं, आमाशय। आमाशय मतलब आशय से होता है जो सबको आशय दे दे, जहां सब रह सके, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, आमाशय। इसमें सब कुछ चला जाता है। इसके नीचे पैंक्रियास को बोलते हैं बेटा अग्न्याशय, इसको क्या बोलोगे, अग्न्याशय। एलस को बोलते हैं गुदा। ये इसका हिंदी वर्जन है। अब जरा देखिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन की जब बात करोगे तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे, माउथ। माउथ के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे ईसोफेगस, इसको पढ़ेंगे। ईसोफेगस क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में, यानी अमाशय, स्टमक को पढ़ेंगे। स्टमक को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और बेटा इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। देखो जरा कौन कौन से पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहेड़ी। क्या बोलोगे, ग्रहेड़ी। और उसके बाद इसमें भी पढ़ेंगे जीजेनम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहेड़ी मध्यांत्र। और तीसरा इसमें पार्ट पढ़ोगे इलियम, इसको बोलते हैं पश्चांत। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बाद स्टडी किसकी करेंगे, बड़ी आंत की, यानी बिग इंटेस्टाइन। देखो जरा, बिग इंटेस्टाइन। और बिग इंटेस्टाइन में हमें क्या पढ़ना होगा, इसके पार्ट है। यहां पर अगर बात करें तो नंबर 1 यहां पर पढ़ोगे सीकम के बारे में, CA, सीकम। और क्या पढ़ोगे, कोलन। और इसे पढ़ोगे रेक्टम के बारे में। इतनी चीजें यहां पर है। अब बात यह आती है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है, इसको भी समझ लो। ये यहां से रफ कर दे, इधर से नाम तो जान चुके हो ना। देखो भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, और पता है जो स्लेवरी ग्लैंड है, इसको अगर पूरा नाम इसका लिखना हो तो माउथ कैविटी भी इसको लिख सकते हो, या बकल कैविटी भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी। जो स्लेवरी ग्लैंड होती है कहां पर पाई जाती है, माउथ कैविटी में। ध्यान देना, ये हम एरो ऐसे लगा रहे हैं। इस एरो का मतलब ये हुआ जो स्लेवरी ग्लैंड है वो किसमें ओपन होंगी, माउथ कैविटी में। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ओपन इनटू। स्लेवरी ग्लैंड ओपन किसमें होंगी, माउथ कैविटी में। इज इट क्लियर। स्लेवरी ग्लैंड के बाद अगर हम बात करें तो एक और ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तुम्हारी पाई जाती हैं स्टमक में, यानी ये कहां पर ओपन होंगी, स्टमक में। तो यहां पर भी हम लिख रहे हैं ओपन इनटू स्टमक। इज इट क्लियर। फिर देखो कुछ और ग्लैंड होती हैं, जैसे अगर हम बात करें
गॉल ब्लैडर, और नंबर 2 हम बात करें पैंक्रियास। तो ये दोनों किस में पाई जाती हैं? ड्यूडेनम, ओपन इनटू, यहां ओपन। ये क्लियर? और अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो ये कहां पर ओपन होंगी? ई में। बात क्लियर होगी? यानी यहां तक हम ये समझ पाए जो डाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड की वजह से होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बेटा अगर बात करें तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड कहां कहां है? सैलिवरी ग्लैंड माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में है, और गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन ग्लैंड ये सब कहां पर ओपन हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब बात ये समझ में आई जो डाइजेशन होता है वो तुम्हारा पूरा का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक आकर कंप्लीट हो रहा है। अब अगर वो सेकेंड वाले का मतलब बताइए। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, इसको क्या बोलोगे? जठर ग्रंथियां। इसको क्या बोलोगे? लाल ग्रंथियां। गॉल ब्लैडर पित्ताशय, पैंक्रियाज अग्न्याशय, इसको आंती ग्रंथि। ठीक है? अब जरा ध्यान दे, अगर कोई तुमसे पूछे कि डाइजेशन कहां पर होता है तो डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। अब कोई कहे बिग इंटेस्टाइन, तो बिग इंटेस्टाइन में बेटा कोई भी डाइजेशन नहीं होता, याद रखना। देखो डाइजेशन वाली में जो ग्लैंड है इनके एरो कहां तक दिखाए हैं? गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सब कहां तक ओपन हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ओपन हो रही है। कोई भी ग्लैंड बिग इंटेस्टाइन में ओपन नहीं हो रही है। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर बिग इंटेस्टाइन का काम क्या है? अभी आगे जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इसका फंक्शन क्या हो। आई होप यहां तक समझ चुके हो कैसे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसके आगे जरा समझिए। फिगर ऑफ कर दे। बना लिया तुम लोगों ने? नहीं बना हुआ तो बुक से बना सकते हो। रफ कर दे। इधर वाला जरूर नोट करना कि कैसे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आहार नाल। बेटा एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसकी लेंथ पता है कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 8 से लेके 10 मीटर। इट इज अ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर हैविंग लेंथ 8 to 10 मीटर विच इज एक्सपेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी अगर हिंदी में कहें तो ये एक नलिका युक्त क्या है? संरचना है, नली की तरह होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और कहां से कहां तक होती है? माउथ से लेकर के एनस तक, यानी मुख से गुदा तक। यानी अगर कोई पूछे एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन जरा देखना तो क्या बोल सकते हो? इट इज अ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर फ्रॉम कहां से कहां तक? माउथ टू एनस हैविंग, इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 to 10 मीटर। इज इट क्लियर? तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर है जो कि कहां से कहां तक है? याद रखना, माउथ से लेकर के एनस तक है और इसकी लेंथ कितनी? 8 to 10 मीटर है। पहली बात। नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्मॉल होती है एज कंपेयर टू बॉडी। हमारी बॉडी का जो साइज है उससे क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑर्गन है जिनमें बड़ी भी होती है। अभी हम बात करते हैं जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है? स्मॉल होती है एज कंपेयर टू बॉडी। और यही साइन है कि ह्यूमन बर्थ से ही नॉन वेजिटेरियन है। बड़ा सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि ह्यूमन जो है वो बर्थ से ही नॉन वेजिटेरियन होता है।
भी जरा समझोगे कैसे होता है, समझ पाओगे। देखो हम बताते हैं, पहले इस पॉइंट को समझो, हम लिखने जा रहे हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल एज कंपेयर टू आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल एज कंपेयर टू बॉडी। और ये साइन किसका होता है कि जो ह्यूमन जो है, ऐसा कहा जाता है ह्यूमन जो है वो बर्थ से ही क्या है, नॉन वेजिटेरियन। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर हम लोग मान लो सपोज पेड़ पौधों को खा ले, प्लांट्स जो हैं इनको हम खाना स्टार्ट कर दें, तो अगर प्लांट को हम खाना स्टार्ट कर दें तो प्लांट में तुमको पता है बेटा क्या पाया जाता है? देखो जरा, प्लांट में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है, और ये जो सेल्यूलोज होता है इसको डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसके डाइजेशन के लिए क्या लगेगा? लॉन्ग टाइम लगेगा। और अगर ज्यादा समय लगेगा तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो क्या होता है? बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और चीजें अगर जल्दी डाइजेस्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है? छोटी है एज कंपेयर टू बॉडी। और इसी वजह से बोला गया कि ह्यूमन जो होता है बर्थ से क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन होता है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? क्योंकि हमने भी जो फिगर बनाया था उसमें स्टमक दिखाया था, और स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl भरा होता है। HCl एक एसिड होता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा हो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो हमें बताया गया होगा HCl एक एसिड होता है और उसका पीएच यहाँ पर पीएच वैल्यू 0 नहीं बेटा, 1 से लेकर के 3 के बीच में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो स्टमक में HCl पाया जाता है उसकी वैल्यू स्टमक, हाँ, तो एसिडिक मीडियम होता है तो 1 से लेकर के 3 तक होती है, और वो जल्दी जल्दी क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। एक बात ये आती है कि इतना खतरनाक HCl एसिड होता है, बताया जाता है अगर इसके अंदर लोहे को डाल दिया जाए तो वो भी गल जाएगा। अब बात ये, फिर स्टमक कैसे बचा? क्या डायमंड का बना हुआ है? म्यूकस ग्लैंड। इसके अंदर एक और लेयर बेटा पाई जाती है जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म झिल्ली। अब बात ये आती है कि म्यूकस की वजह से हमारा स्टमक कैसे बचा हुआ है? ऐसा म्यूकस में क्या होता है? हाँ भाई, तुम लोगों ने आंसर अच्छा दिया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ जानते हो कि एक लेयर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिसकी वजह से हमारा स्टमक बचा रहता है। अदरवाइज कुछ भी इसमें चला जाए, इसका नाम ये आमाशय, आशय सबको आशय देता है रहने का, तो सब कुछ इसमें डाइजेस्ट हो जाता है, चूरन हो जाता है। लेकिन फिर स्टमक कैसे बचा? तो आंसर आया सर म्यूकस। अब बात ये आई कि अगर म्यूकस स्टमक को बचा रहा है तो म्यूकस में ऐसा क्या? यस, म्यूकस एक बेसिक मीडियम होता है, ठीक है, और HCl क्या है? एसिड। और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? सॉल्ट। और सॉल्ट कैसा मीडियम होता है? कि न्यूट्रल मीडियम होता है। उसको तुरंत क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। यानी न्यूट्रल को हिंदी में बोलेंगे उदासीन कर देता है जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण। अगर केमिस्ट्री पढ़ा तुम लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल भी पढ़ते हुए NaOH प्लस HCl रिएक्ट करवाते होंगे तो NaCl बनता होगा और पानी वाटर निकल रहा होता है। Is it clear? हम लोग बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो? अब इसके आगे हम बात करते हैं जरा माउथ के बारे में। माउथ, माउथ में बेटा डाइजेशन के लिए 3 हमारे पास नेसेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कितने? 3। यानी अगर माउथ की बात करोगे
तो बोलोगे देयर आर 3 accessory organ are present for किसके लिए? डाइजेशन। अब ये 3 आर्गन कौन कौन से, जरा इनको समझो। इसमें सबसे पहले बात करोगे किसकी? टीथ प्रेजेंट है। टीथ को बेटा हिंदी में बोलते हैं दांत। और नंबर सेकंड इसमें क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है। और नंबर थर्ड अगर बात करें तो इसी में क्या है? स्लेवरी ग्लैंड। यानी हमारे मुख में पाचन के लिए 3 सहायक अंग पाए जाते हैं। और कौन कौन से? नंबर 1 टीथ यानी दांत, टंग यानी जीभ, और नंबर थर्ड स्लेवरी ग्लैंड मींस लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? अभी तक हमने दिखाया स्लेवरी ग्लैंड किसमें? माउथ में। तो अब हमें इन 3 टॉपिक्स को समझना है कि टीथ के बारे में और टंग के बारे में और स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी? टीथ। बेटा टीथ की अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन यानी ये भौतिक पाचन में सहायता करता है। आज बैठ जाओ तुम लोग भी। इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन, ये भौतिक पाचन में सहायता करता है। अब जरा समझो कि फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है तुमने रोटी रखी, ब्रेड रखी, पिज्जा रखा, कुछ भी खाया, भटूरे खाए, तो इसको क्या कुतरने का और चबाने का काम करो। बात क्लियर हो गई? तो इसको बोला जाता है फिजिकल डाइजेशन से। बात ये आती है टीथ कितने टाइप के होते हैं। तो याद आ रहा है टीथ कितने टाइप के होते हैं? टीथ 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से? जरा ध्यान दो बेटा। टीथ जरा समझो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें टीथ की, ध्यान दो जरा। नंबर 1 अगर बात करें तो होते हैं टेम्पररी टीथ। बेटा नंबर 1 टेम्पररी टीथ, और नंबर 2 अगर बात करें तो परमानेंट। बात यह है कि टेम्पररी टीथ कब तक और किस एज में आते हैं, कब तक रहते हैं, और परमानेंट टीथ हमारे कब तक रहते हैं। जरा ध्यान दें। जो टेम्पररी टीथ हैं इसको बेटा हिंदी में बोलेंगे अस्थायी दांत, इसको बोलेंगे स्थायी दांत। जो टेम्पररी टीथ हैं ये बर्थ से लेकर के और 15 एज तक रहते हैं। यानी ये कब से कब तक रहेंगे? फ्रॉम बर्थ टू 14 to 15 एज। यहां तक बात ये। इसके बाद इनका होता क्या? सिर्फ 14 to 15 हम लोग तो पहले गिर गए थे। नहीं, ये मैक्सिमम रखा गया। पहले क्या कोई 5 साल का हो और आज गिरने लगे हो, बात अलग। मतलब जो लास्ट इनकी लिमिटेशन है, जो मैक्सिमम एज है वो 14 to 15 बताइए कि यहां तक क्या होगा। कभी 1 गिरा, कभी 2 गिरे, कभी 1 गिरा। ऐसा थोड़ी होता कि सारे दांत कहीं आज ही गिर जाएंगे तो पता चला सब मामला गड़बड़। सब एक बार धीमे धीमे करके होती प्रोसेस ना, गिरा करते हैं, निकला करते हैं। तो ये मैक्सिमम जो लिमिटेशन इसकी 14 to 15 है। बात ये आती दांत गिरने क्यों लगते हैं? क्योंकि जो 14 to 15 की बेटा एज होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में समझ रहे? प्यूबर्टी को हिंदी में बेटा बोलते हैं यौवनावस्था की उम्र। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, मेल और फीमेल में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। क्या चेंजेस आने लगते हैं? जैसे मेल की अगर बात करें तो दाढ़ी और मूछें निकलने लगती है ना। और
फीमेल्स में अगर बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। नंबर सेकंड अगर बात करें तो फीमेल में एमसी स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आगे जब तुम लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्शन तो और बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी क्या होती है, कब आती है, कब तक रहती है, कैसे एवोल्यूशन होता है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो लड़कियों में एमसी का स्टार्ट हो जाना यानी पीरियड भी से बोला जाता है ना। नंबर सेकंड ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना और आवाज भारी हो जाती है लड़कों की। पहले पता चिड़िया जैसे बोल गए आओ करने लगे, इस टाइप की आवाज होने लगती है। लड़कियों में चेंजेस आने लगते हैं, तितली के जैसे खिलखिलाने लगती हैं, इसलिए हंसने लगती हैं, आते में चेंज आने लगता है। और हेयर ग्रोथ नियर टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे फीमेल में वजाइना एंड मेल में पेनिस, तो वहां पर हेयर का ग्रोथ होने लगता है। ये एज होती है किसकी? प्यूबर्टी की। अब क्या होता है प्यूबर्टी की एज में यहां पर सेक्सुअल हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। जब तुम 14 से 15 साल के होते हो तो यहां पर आते आते होता क्या है, सेक्सुअल हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से गिरने लगते हैं। अब अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो बेटा जो परमानेंट टीथ है, अब ये कहां से कहां तक रहेंगे? फ्रॉम 14 to 15 एज टू 80 ईयर। ये मैक्सिमम 80 साल तक तुम्हारे दांत रहते हैं। अब जरा समझ पाए इसके आगे होता है। यहां तक तो क्लियर हुआ कि परमानेंट टीथ कब से कब तक रहेंगे? 14 से 15 से लेके 80 तक। अब सोच रहे 80 साल के बाद क्या दांत खत्म हो जाएंगे? अब कैसे दांत गिर जाते हैं, क्या उनमें रोग लगते हैं? अभी आगे बात कर रहे हैं। यहां तक बताइए, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो इसके बाद एक टीथ का फार्मूला होता है, उसको जरा समझ लीजिए। रफ करें थोड़ा, देखो बेटा टीथ का फार्मूला है 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3। सोच रहे कर क्या है? 2 1 2 3 2 1 2 3। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो टीथ होते हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेसिस पे टीथ कितने टाइप के? 4 टाइप के। इसमें नंबर 1 बोला जाता है इंसीजर। इंसीजर होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है कृंतक। इंसीजर। नंबर सेकंड केनाइन होते हैं। नंबर सेकंड केनाइन। नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो प्रीमोलर। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो मोलर। ये 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं और इन्हीं का फार्मूला है। अब देखो जरा यहीं पर समझ लो इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है काटना और कतरना, यानी कट करने का काम करते हैं किसी भी चीज को। कौन? इंसीजर। जो केनाइन है इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलेंगे? रदनक। और रदनक का काम क्या होता है? रदनक किसी भी चीज को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। किसी चीज को फाड़ना है या चीरना है तो उसका काम कौन करता है? केनाइन। इसको हिंदी में बोलेंगे रिप ऑफ एंड टियर ऑफ। जो कैनाइन है ये किसका काम कर रहे हैं? रिप ऑफ एंड प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों ही चबाने और पीसने का काम करते हैं। इंग्लिश इसको बोल सकते हैं च्यू। बात क्लियर हो गई? जरा इसको समझे 2 1 2 3 2 1 2 3 का मतलब क्या है? ध्यान दो बेटा। 2 का मतलब और इस 2 का मतलब इंसीजर। डन। 1 1 का मतलब कैनाइन। और ये क्या है? पीएम। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रीमोलर। और 3 का मतलब क्या? देखो 2 1 3 2 5 3 कितना का 8
8 और 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने के 32। लेकिन जरा ध्यान दो, 32 तो टीथ होते हैं, लेकिन इसमें से जो 4 टीथ होते हैं ये बेटा आते हैं किस एज में, 24 से 25 साल। जो टीथ 24 से 25 साल में आता है इसको बोला जाता है विजडम टीथ। इसको हिंदी में बोलते हैं अकल की दाढ़ निकल रही। वैसे ज्यादातर लोगों में संख्या कितनी होती है दांतों की, 28 होती है। ये जो 32 की संख्या कुछ कम लोगों में पाई जाती है। जिनमें 32 की संख्या पाई जाती है उनमें 24 से 25 साल में कौन से दांत निकलते हैं, विजडम टीथ, और इसी को बोला जाता है अकल की दाढ़। बात क्लियर हो गई? थोड़ी सी बात और समझो। सपोज अगर हम दांत बनाएं, तो दांत का बेटा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनेमल। इसको इंग्लिश में भी इनेमल ही कहते हैं। इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन, और यहां पर होती है पल्प कैविटी। अब अगर कोई तुमसे पूछे इन तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा हार्ड और रिजिड कौन सा होता है, तो तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड और रिजिड पार्ट होता है इनेमल। ये भगवान ने सबसे ज्यादा कठोर बनाया, लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा कठोर है, वो इसी को कमजोर कर देता है। कैसे कमजोर करता है? सुबह उठे ब्रश ले लिया, हमारे घिसे जा रहे हैं, चमका रहे हैं। क्या दांत कोई स्टील के बर्तन जो घिसने से चमकते हैं? अगर स्टील का बर्तन है तो फिर विम बार का यूज करो, उससे चमका। ऐसा तो है नहीं। होता क्या है, इनेमल की अगर हम बात करें तो इनेमल कमजोर होने लगता है एसिड की वजह से। हमने भी बताया कि स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। HCl धीमे धीमे क्या होता है, रिलीज होता है। कुछ तो वो कमजोर करता है, कुछ बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, और कुछ हम लोग कमजोर कर देते हैं। क्या रगड़ रगड़ के ब्रश चलाते रहते हैं, और घिसते घिसते होता क्या है, जो इनेमल की लेयर है ये लेयर बहुत ही वीक हो जाती है। और जब इनेमल की लेयर वीक हो जाती है, दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हमारे होने लगते। तो बात यहां तक समझा रही। इसका मतलब अगर दांत को तुम 100 साल तक चलाना चाह रहे हो तो ब्रश छोड़ करके भैया दातून करने लगो, नीम की दातून सबसे अच्छी एडवाइस है। क्यों? क्योंकि नीम की दातून में क्या होते हैं, बैक्टीरिया को मारने का गुण पाएगा। दूसरी बात, इनेमल की तुम्हारी परत भी कमजोर नहीं होगी। अगर ब्रश का भी यूज करना है तो बहुत जो सॉफ्ट वाले ब्रश आते हैं उनका यूज करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इनको रगड़ना नहीं चाहिए, वरना इनेमल क्या होती जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। तो आई होप आज यहां तक तुम लोगों को बात समझ में आई होगी। बाकी की डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।